नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना पे नजर पे। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बढ़ने की जो रफ्तार थी, डबलिंग की जो रेट था, उसमें कमी आई है। तो वहीं बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं और दुनिया के मुकाबले अगर बात की जाए तो भारत में स्थिति काफी बेहतर है। हालांकि एक भी मामला अपने आप में चिंता का विषय है, इसीलिए सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई। क्या है इस वक्त देश भर में कोविड के मामलों की स्थिति, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। देश में कुल सक्रिय मामलों की बात की जाए तो 22,982 मामले हैं। संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके 7,796 लोग हैं, जबकि 1,008 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और राहत देती खबर यही है कि अगर बात की जाए तो लगभग 7,796 लोग, लगभग 8,000 के आसपास लोग कोरोना की इस जंग को जीत भी चुके हैं, ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ये देश भर का आंकड़ा है किस प्रकार से इस वक्त स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर हम राज्यवार समझने की कोशिश करें कि आखिर राज्यों में किस प्रकार की स्थिति है, तो आपको हम इस कोविड के मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से देश भर में स्थिति बनी हुई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं, 9,318 मामले हैं, 7,530 लोग सक्रिय मामले हैं और यहां पर 1,388 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ राज्य और हैं जहां पे ज्यादा नंबर देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा कौन से वो राज्य हैं, उसका हम सिलसिलेवार आपको जिक्र करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र में जो मामले हैं कुल मिला के वो लगभग 10,000 की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। 9,318 मामले हो चुके हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी लगभग 3,774 मामले हो चुके हैं, जिनमें से 181 लोगों की मौत हो चुकी है, 434 लोग ठीक हो चुके हैं। ये इस वक्त की स्थिति है और 3,159 लोग वहां पर अभी भी सक्रिय केस के तरीके से बने हुए हैं। दिल्ली भी अपने आप में जो देश का दिल है, दिल्ली, वहां पर भी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि वहां पर भी 3,314 मामले आ चुके हैं, जबकि 1,078 लोग ठीक हो चुके हैं। ये इस वक्त की स्थिति दिल्ली की है। ये उन प्रमुख राज्यों की बात है जहां पे ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी, देश के दिल की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 2,561 मामले आ चुके हैं, 377 लोग ठीक हो चुके हैं, 119 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ये अपने आप में दिक्कत पैदा करता है। राजस्थान की बात की जाए, जहां पे भीलवाड़ा मॉडल की बहुत चिंता की जिक्र भी किया जा रहा था, वहां पर लगभग 2,364 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 768 लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 1,545 हैं। ये राजस्थान का जो इस वक्त की स्थिति है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये संख्या अगर पुष्टि के आधार किया जाए 2,115 मामले पुष्ट हो चुके हैं, जबकि 36 लोगों की मौत हुई है और 477 लोग अभी तक यहां पे ठीक भी हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो कुल मिला के हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पे ज्यादा मामले नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु, अगर हम दक्षिण के राज्यों की बात करें तो वहां पर भी आंकड़ा 2,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 1,168 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 25 लोगों की मृत्यु यहां तमिलनाडु में भी हो चुकी है। ये कुछ बड़े राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी अगर बात की जाए तो 1,332 मामले आ चुके हैं, 1,014 सक्रिय मामले हैं, 287 लोग ठीक हो चुके हैं और 31 लोगों की मृत्यु अगर कहा जाए तो आंध्र प्रदेश में भी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर देश भर के आंकड़े की बात की जाए तो वहां पर यह मामला, जो पूरा आंकड़ा है, ये लगभग पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। किस प्रकार से 31,787 तक ये मामला पहुंचता नजर आ रहा है। और अगर मृतकों की संख्या की बात की जाए तो 1,008 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 7,796 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो कुल मिलाके देश भर में कोरोना का किस प्रकार से स्थिति है, राज्यवार हमने आपको समझाने की कोशिश की है। नजर डालते हैं इस वक्त की क्या है बड़ी सुर्खियां। गृह मंत्रालय की बड़ी राहत, देश में कहीं भी फंसे हुए अप्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, छात्र और पर्यटकों को घर वापसी की मिली छूट। राज्यों को वापसी के लिए तय शर्तों पर करने होंगे इंतजाम। देश में कुल कोरोना के मामले पहुंचे 31,787, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,008। देश में कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या हुई 7,796। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 9,318 लोग हुए संक्रमित। महाराष्ट्र में ठीक हो चुके लोगों की संख्या भी 1,388 तक पहुंची। कोविड-19 को लेकर राहत भरी खबर, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। पिछले 3 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने होने की दर 11.3 दिन हुई। विश्व में मृत्यु दर है 7%, जबकि भारत में है 3% के आसपास। गुजरात में 3,774 पहुंचा संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा। दिल्ली में 3,314 लोग हुए कोरोना के पॉजिटिव। (2,561) लोग मध्य प्रदेश में हुए कोरोना से संक्रमित। तो राजस्थान में भी 2,364 लोग हुए कोरोना के मरीज। तमिलनाडु और यूपी में भी 2,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा।
सरकार का दावा, लॉकडाउन का कृषि क्षेत्र पर नहीं होगा कोई खास असर। देश में ग्रीष्मकालीन बुआई में इस वर्ष 38% की वृद्धि। कृषि मंत्री ने कहा, जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। कृषि क्षेत्र में 3% की वृद्धि की जताई गई संभावना। अच्छे मानसून और प्रभावी कदमों से खेती पर नहीं पड़ेगा किसी प्रकार का खराब असर। कोविड-19 की संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए केंद्र ने अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकार के आउटसोर्स स्टाफ को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप तुरंत डाउनलोड करने को कहा। तो आप देख रहे थे देश भर में क्या है कोरोना को लेकर बड़ी खबरें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में या कहा जाए दुनिया में इस वक्त किस प्रकार से है कोरोना का कहर, आइए देखते हैं इंटरनेशनल हेडलाइंस। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा करीब 31,27,000 के पार। मरने वालों की संख्या भी हुई करीब 2,18,000। कोविड-19 का कोई स्थायी इलाज न होने के बाद भी दुनिया भर में 9,36,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। अस्पताल से छुट्टी लेकर पहुंचे घर। अमेरिका में कोरोना का कहर है सबसे ज्यादा। करीब 10,13,000 के पार पहुंची संक्रमित लोगों की संख्या। मरने वालों का आंकड़ा भी पहुंचा 58,500 के पार। सबसे ज्यादा मामले न्यूयॉर्क में। स्पेन में भी नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। 2,32,000 के पार पहुंचा संक्रमितों की संख्या। 24,000 के करीब लोगों की हो चुकी है स्पेन में मौत। इटली में भी नहीं थम रहा कोरोना का प्रसार। 2,01,000 लोग हुए कोरोना के पॉजिटिव। 27,400 लोग गंवा चुके हैं इटली में अभी तक जान। फ्रांस में कोरोना की चपेट में आए करीब 1,70,000 लोग। 23,700 लोग फ्रांस में गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से अभी तक जान। यूनाइटेड किंगडम में भी 1,62,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित। करीब 21,800 से ज्यादा लोगों की गई है कोरोना की वजह से जान। उधर जर्मनी में 1,60,000 लोग हुए कोविड-19 से संक्रमित। 6,300 से ज्यादा पहुंचा जान गंवाने वालों का आंकड़ा। टर्की में भी नहीं रुक रहा संक्रमण का कहर। 1,15,000 पहुंचा कुल आंकड़ा। मरने वालों की संख्या भी पहुंची करीब 3,000 के पार। तो देश दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है, लेकिन युद्ध स्तर पर किस प्रकार से जो कोशिशें की जा रही हैं उसका जमीन पे असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कोशिश कहीं ना कहीं सरकार और समाज के माध्यम से मिलकर की जा रही है। आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आवश्यक सेवाओं से जुड़े औद्योगिक संस्थान लॉकडाउन के दौरान भी उत्पादन बढ़ाकर लोगों की जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, जिससे लोगों की मूलभूत जरूरतों के साथ साथ जीवन रक्षक दवाएं भी उपलब्ध कराकर राष्ट्र सेवा में उनका सहयोग दिया जा सके। कोविड-19 महामारी के कारण कुछ दवाओं की जरूरत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पंचकूला स्थित यूनिट द्वारा पैरासीटामोल व मेनिंटोल का उत्पादन लगातार जारी है। वहीं बद्दी के औद्योगिक इकाई में जरूरी दवाएं और सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं। जीवन रक्षक दवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता से बढ़कर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोई दवाइयों से महरूम न रह जाए। इंजेक्टेबल प्लांट्स हैं हमारे पास, हम लोग इंजेक्शंस बनाते हैं और बद्दी के अंदर जो हम इस समय दवाइयाँ बना रहे हैं वो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के अलावा जो हम लोग डिसइंफेक्टेंट और हैंड सैनिटाइजर भी बना रहे हैं। जो हैंड सैनिटाइजर है हमारा स्वच्छ गार्ड के नाम से आ रहा है और डिसइंफेक्टेंट जो है वो स्टॉपलॉक के नाम से है। ये डिसइंफेक्टेंट जो है ये बेसिकली फ्यूमिगेशन पर्पसेस के लिए और क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। उत्पादन करने के लिए 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जा रहा है। माइक्रो फॉगिंग द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद हाथ सैनिटाइज करवाकर
तापमान देखने के बाद ही कर्मचारी को अंदर आने की अनुमति होती है। उत्पादन स्थल पर जाने के लिए एप्रन, कैप व सैनिटाइज होना आवश्यक होता है। एम्प्लॉइज़ है 50% ही हम अलाउड कर रहे हैं आने के लिए, वर्किंग करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गेट से एंट्री करते हैं प्रॉपर हम सैनिटाइज करते हैं, माइक्रो फॉगिंग से फोगर से हम सैनिटाइज करते हैं 1 बाय 1 एक एक एम्प्लॉइज़ को चारों तरफ से उसको प्रॉपर फॉगिंग होती है और उसकी टेम्परेचर मैपिंग होती है। टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है जिस पे डाउट होता है हम जो उसको साइड कर देते हैं या रिटर्न कर देते हैं अगर थोड़ा सा भी हमें डाउट होता है किसी पे। दवा बनाते वक्त सोशल डिस्टेंस का कार्यस्थल पर खास ख्याल रखा जाता है। दोपहर का भोजन आदि के लिए कैंटीन की सुविधा दी गई है। कैंटीन में भी साफ स्वच्छ भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहाँ भी सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना जरूरी है। कंपनी में आते ही सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है हमें, फिर हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर हम अपने कार्यस्थल पे जाते हैं। कार्यस्थल पे आने के बाद हैंड वॉश किए जाते हैं अच्छी तरह से और सोशल डिस्टेंस रखा जाता है। तो लंच के लिए भी ज़्यादा सैनिटाइज करके जाता है। फिर जब वो वहाँ पे भी पूरी मतलब एहतियात बरता जाता है क्योंकि हमको पूरे ग्लव्स वगैरह डाले जाते हैं। जो बंदा खाना दे रहा है वो भी बहुत डिस्टेंस से दे रहा है। एक बेंच में सिर्फ 2 ही बंदे होते हैं जो डिस्टेंस से बैठे होते हैं। कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए इस तरह के औद्योगिक संस्थानों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जा रही है। आवेदनकर्ता को सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाने व सैनिटाइजर करने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जरूरी सामान चाहे खान पान हो या दवा किसी को कम ना पड़े और हर एक तक बुनियादी जरूरत की चीजें पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो लेकिन जिंदगी थमती नहीं, इसकी बानगी आपको अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। लॉकडाउन के बीच भी देश में कुछ शादियां हो रही हैं। गाइडलाइन का पालन करते हुए बिना भीड़ भाड़ के लोग पहले से तयशुदा तारीखों पर विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। ऐसे ही कुछ नवविवाहित जोड़ों से आपको मिलवाते हैं। देश में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है और लोगों की जिंदगी मानो ठहर सी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सोशल गैदरिंग को पूरी तरीके से अवॉइड करना इस समय सबसे जरूरी है। ऐसे माहौल में बहुत से तयशुदा कार्यक्रमों को रद्द किया गया है, लेकिन समाज में कुछ लोग हैं जो ये नजीर पेश कर रहे हैं कि जिंदगी कभी ठहरती नहीं। लॉकडाउन के बीच हजारों शादियां टाली गई हैं, तो वहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने गाइडलाइन का पालन करते हुए तयशुदा तारीख पर अपनी शादी को अंजाम दिया है। कई लोगों की शादियों को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन एक कपल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिन्होंने अपनी तयशुदा तारीख पर ही शादी की है, लेकिन जो गाइडलाइंस थी लॉकडाउन की उनका पूरी तरीके से पालन किया। हमारे साथ में शुभम है, उसके अलावा उनकी अर्धांगिनी है मानसी। वो दोनों से हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे माहौल में किस तरीके से उन्होंने गाइडलाइंस का पालन किया और अपनी शादी को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सारी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ों को मानते हुए भीड़ ना इकट्ठी हो। हम लोगों ने 6-7 लोग केवल घर के होते हुए शादी की। एक पंडित जी, 2 लोग हमारी फैमिली से, 2 लोग वाइफ की फैमिली से, और सभी घर वालों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे जूम पर लेकर शादी की, सो डैट सभी लोग देख सकें। सीज़न थोड़ा टफ था बट कोई बात नहीं, वी आर मेंटली प्रिपेयर और सारी तैयारियां हो चुकी थी, तो हमने उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़े और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। इसके लिए हमने किसी को भी नहीं बुलाया, सारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स सारे जूम पर ही थे और उन्होंने भी शादी को एंजॉय किया। हिंदुस्तान में शादियां होना एक बहुत बड़ा सामाजिक उत्सव होता है जिसमें सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौर में परिवार के लोग भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। लेकिन इन दिनों इन शादियों में तकनीक के सहारे लोग गवाह बन रहे हैं। परिवार के लोग हों या फिर दूल्हा दुल्हन के दोस्त, सभी लोग सोशल मीडिया साइट्स के सहारे जुड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। जिंदगी में आपको भी लगना चाहिए, परेशानी तो आपको लाइफ टाइम मिलेंगी। आज कोरोना है, कल कोई और है, कल पर्सनल है, प्रोफेशनल है, सो डैट हमको डटकर उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। जहां सब कुछ ठहरा हुआ है, तो वहीं इन मुश्किल दिनों में शादी का बड़ा फैसला करना भी कम मुश्किल नहीं था, लेकिन परिवार के लोगों के साथ ने इन नवविवाहित जोड़ों को इस फैसले को लेने में सहायता की। नो डाउट कि फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था। मेरी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो, सबसे बड़ी बात कि वो इस बात पे एग्री थे कि आप लोग आगे बढ़ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। भारत समेत दुनिया कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, तो ऐसे में जिंदगी को आगे बढ़कर गले लगाने और ऐसे बड़े फैसले लेने की नजीर समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आरिंद्र प्रताप सिंह, गौतम बुद्ध नगर, डीडी न्यूज।
अब खबर मजदूरों से जुड़ी हुई। 1 महीना शेल्टर होम्स में बिताने के बाद प्रवासी मजदूर अब अपने घरों को लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों के रहने वाले इन मजदूरों को राजस्थान रोडवेज की बस बॉर्डर जिला झालावाड़ तक लेकर जाएगी और उसके बाद इन्हें अन्य बसों तक इनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने आपस में समन्वय किया है। देखिए जयपुर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ग्राउंड रिपोर्ट। काफ़ी दिनों शेल्टर होम में रहने के बाद अब इन लोगों के लिए खुशी का मौका है और ये अपने घर जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। अब आप घर जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? है? अच्छा लग रहा है? तो कब तक पहुंच जाओगे आप घर? कुछ बताएंगे? कुछ बताएंगे आपको कब तक जा रहे हो? लेकिन आप जा रहे हो यहाँ से। आप देख सकते हैं बस के अंदर और लोग भी हैं और ये सब अपने घर जा रहे हैं और ये सब बहुत खुश है। आप लोग खुश हो? हाथ हिला के बताओ। फाइनली इनको टाटा कहने का मौका आ गया है। ये बस इनको मध्य प्रदेश बॉर्डर तक लेके जाएगी और वहाँ से फिर मध्य प्रदेश की बस इनको अपने अपने घरों तक लेके जाएगी। किसान सैनिटाइजिंग मॉडल के नाम से आगरा में इन दिनों वहां के सांसद एसपी सिंह बघेल सड़कों पर उतरकर कोरोना के कहर से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जा रहे हैं और लोग बाग घरों में रहने पर मजबूर हैं, वहीं मोहब्बत की नगरी आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए अपने निजी खर्च पर समय सफाई अभियान की कमान संभाल रहे हैं, जिसमें उन्हें आगरा के किसानों का साथ भी मिल रहा है। बघेल ट्रैक्टर पर सवार होकर खुद इस अभियान में कूद पड़े हैं। सभी जनप्रतिनिधियों के लिए ये बेहद प्रेरणादायी है। मैं आगरा शहर को ये किसानों के ट्रैक्टर और उसकी टंकी और ये 200 लीटर पाइप में सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल करके सैनिटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं। 25 ट्रैक्टर प्रतिदिन चल रहे हैं, 5 बार भराते हैं। इस मॉडल को देश के बाकी लोग भी अपना लें। आलू किसान, गन्ना किसान, गेहूं किसान, रबर किसान और धान के किसान, तो पूरा देश 2-3 दिन में सैनिटाइज हो जाता है। उसमें कीटनाशक का प्रयोग होता है, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करना है। 50 से अधिक ट्रैक्टर आगरा महानगर को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं। साथ ही सैनिटाइजिंग स्प्रे मशीन में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा भरकर सांसद खुद भी छिड़काव करने में लगे हैं। ये स्प्रे मशीन करीब 150 मीटर तक छिड़काव कर सकती है। सांसद की इस पहल पर जहां पूरा आगरा सैनिटाइज हो रहा है, वहीं शहर से गांव की ओर बढ़ रहे इस संक्रमण पर प्रभावी रोक लग सकेगी। इसे आगरा के किसान सैनिटाइजिंग मॉडल नाम दिया गया है, जिसकी गूंज देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचना शुरू हो गई है। उम्मीद है कि इस मॉडल से देश के अन्य शहर भी सबक लेंगे। अक्सर जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र से गायब रहने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच हैं, जनता के लिए सेवा करने में जुटे हैं और नजीर पेश कर रहे हैं कि सत्ता सिर्फ सुख के लिए नहीं बल्कि समर्पण और सेवा भाव के लिए ही है। डीडी न्यूज़ के लिए मैं राजेश राज। देश भर में इन दिनों लॉकडाउन है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने में काफी सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे ही एक इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने, जहां जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। देश में कोई भूखा न सोए, इसको देखते हुए काफी सामाजिक संस्थाएं सामने आ रही हैं। इस समय हम दिल्ली के शास्त्री नगर में हैं। यहाँ पर माता सरोज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पहले हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद वो यहाँ पर खाना लेने के लिए आते हैं। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जिंदल जी। सर, किस तरह से आप ज़रूरतमंदों की सहायता कर पा रहे हैं? 38 दिनों से लगातार हम निरंतर जो दोनों टाइम सुबह और शाम करीब 1800 लोगों को जो है भोजन मुहैया करा रहे हैं। हमने कच्चा राशन भी बांटा जो परिवारों की महिलाओं को दिया हमने। किन लोगों को आप लोग ये भोजन मुहैया करा पा रहे हैं? जो झाड़ीदार मजदूर हैं, जो रिक्शा चलाते हैं या जो डेली जो हैं
छोटा मोटा काम करके अपना जो पेट पालते थे, जिनको ये लॉकडाउन की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, हम सभी की सहायता कर रहे हैं। जो हमारी माता सरोजिंदा चैरिटेबल ट्रस्ट में एक बार चलकर आ गया, उसकी परेशानी हमारी अपनी परेशानी हो जाती है। हम उसको निरंतर जो प्रयास करते हैं, पूरा कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। हमारी RSS और उन्होंने सेवा भारती जो हमारी जो एक शाखा है, उनकी भी पूरी जो है सहायता हमारे को, उनके वॉलंटियर्स हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और शास्त्री के अंदर भी सेवा भारती के माध्यम से बहुत लोगों को सहायता की जा रही है। कितना जरूरी है इस समय में लोगों की सेवा करना? देखिए, सेवा करना तो हमेशा ही जरूरी होता है, लेकिन बुरे वक्त में अगर सेवा की जाती है तो वो भगवान के चरणों में सीधी लगती है। और इस टाइम इनको जरूरत है और हम इनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बुरे वक्त में सेवा करना बहुत जरूरी है और नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं इसी तरह के लोग। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। यहाँ समाज में बड़े तबके में लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए हैं, तो वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना के इस कहर के समय कई प्रकार की फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट की जाती हैं, जिसका गलत असर भी समाज में देखने को मिलता है। एक भ्रामक खबर से आपको रूबरू कराते हैं। एक भ्रामक खबर के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के भत्ते काटे जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसी किसी भी प्रकार की खबर को गलत बताया है। PIB की फैक्ट चेक टीम ने इस खबर को पूरी तरीके से फेक न्यूज़ करार दिया और ये कहा है कि ऐसी कोई भी सरकार की योजना नहीं है, ना ही कर्मचारियों के इस प्रकार से कोई भत्ते काटने की कोई योजना पे सरकार विचार कर रही है। तो वहीं एक दूसरी खबर के अनुसार एक न्यूज़ पोर्टल ने दावा किया है कि जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में एक साधु की चिलम के कारण 300 लोगों को कोरोना फैला है, लेकिन जयपुर प्रशासन ने इस प्रकार की किसी भी खबर को पूरी तरीके से गलत बताया है। इस खबर में कोई सत्यता नहीं है और ना ही ऐसी कोई घटना घटित हुई है। जयपुर प्रशासन ने वहां से इस बात को साफ तौर पे कहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की मियाद बढ़ते ही सबसे अधिक मुश्किल में गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने का इंतजाम नहीं है, जो शहर में फैक्ट्रियों में काम करते थे लेकिन अभी फैक्ट्रियों में काम शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि ऐसे लोगों की मदद के लिए भी कुछ समाज सेवी लोगों ने अपना हाथ जरूरत के समय में आगे बढ़ाया है। ठेला गाड़ी हाँकते ये कोई सामान विक्रेता या घर तक राशन छोड़ने वाले मजदूर नहीं हैं। ये बेगूसराय जिले के पूर्व मेयर संजय सिंह हैं, जो लॉकडाउन के इस दौर में शहर और गांव की गलियां नाप रहे हैं। संजय सिंह हर उस घर में राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं जहां रोजी रोटी का संकट है। घर में अनाज का दाना तक नहीं है, जहां दिहाड़ी मजदूर अपने घरों में बंद हैं, जिनके लिए कोई काम खुला नहीं है। 24 मार्च को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा हुई, मानव होने के नाते एक मानव का सेवा, वो भी जन सहयोग से हम और हमारी धर्मपत्नी निकले, लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला और उसी लोगों के प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है वे लगातार 36 दिनों से ये कारवां चल रहा है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए संजय सिंह पहले से तैयार हो चुके थे, इसलिए पहले से ही अपने वार्ड में हर मोहल्ले और गलियों में सैनिटाइजेशन मुहिम को आगे बढ़ाया। खुद के कंधे पर मशीन बांधी और हर मोहल्ले की गलियों, पगडंडियों से लेकर और घरों तक छिड़काव किया। सैनिटाइजिंग का काम हर जगह शुरू किया और मैं भी अपने वार्ड में सैनिटाइजिंग का कार्य शुरू किया और उसके बाद तमाम लोगों का सोशल मीडिया पे, फेसबुक से, व्हाट्सएप से और मोबाइल से भी सूचना मिली। जहां से भी हमें सूचना मिली मैंने उस कार्य को करवाया। संजय सिंह का कारवां यही नहीं थमा। वे हर उस कोरोना योद्धा को सम्मानित करने में पीछे नहीं रहे, जिन्होंने वैश्विक महामारी के इस दौर में स्वच्छता प्रहरी के रूप में और गली मोहल्ले को साफ करने में जुटे रहे, सड़क और नालियों की गंदगी को साफ करते रहे। ऐसे योद्धाओं पर फूलों की बारिश भी हुई। मकसद रहा कि संकट के इस दौर में हौसला बुलंद रहे। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो संकट के इस समय में तमाम सेलिब्रिटीज भी आगे आए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रकार से मैसेज दे रहे हैं। विद्या बालन जो कि एक्ट्रेस हैं, कैसे घर पर रहकर मास्क बनाने के लिए आसान सा तरीका बता रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। इस तरह फोल्ड कर लीजिएगा। और फिर पैंट्स को दोनों तरफ से अटका दीजिए। ये चॉकलेट की तरह दिख रहा है। और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। अब दूसरे एंड को इसके अंदर अटका दीजिए ताकि ये हिले ना। बन गया आपका मास्क, है? अपना देश,
नमस्कार। तो तमाम सितारे घर से ही एक बड़ा संदेश दे रहे हैं और कैसे भी करें, मास्क पहने या फिर फेस कवर करें, लेकिन ये सब करना आज के समय में ज़रूरी है। तो वहीं इस संकट की घड़ी में आईटीबीपी भी इस कोरोना के संकट में हर संभव मदद करता आ रहा है। आईटीबीपी के एक जवान ने इस बेहद खूबसूरत गाना गाकर सभी जवानों के इस जज्बे को सलाम किया। आप देखिए ये खूबसूरत गाना। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। सरहद की रखवाले हैं हम, करते हैं हम एक और करम, है मुश्किल में जो लोग यहाँ उनकी सेवा में खड़े हैं हम। लौट आएगी फिर वही खुशी, संग मनाएंगे त्योहारों को हम, मेरे खून में बसता है सदा जय भारत वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस